जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। एनडीए 2024 फिजिक्स, इसमें मेरा यूनिट्स पर लेक्चर 3 होगा। बेटा जो लेक्चर 2 था मेरा, वहां पर मैंने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट की बात की। जैसे सबसे पहले सीजीएस सिस्टम, फिर एफपीएस सिस्टम ले लिया, फिर एमकेएस सिस्टम ले लिया, एंड लास्ट में एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहां पर बेटा हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स की बात की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी वहां पर, रिकॉल करिए। लेंथ, मास, टाइम, ये तो पहले 3 सिस्टम में भी थी। ठीक है, पहले 3 सिस्टम में थी, जो एसआई सिस्टम के अंदर भी ये आ गई। अब एसआई सिस्टम में 4 एक्स्ट्रा और बढ़ा दी गई। कौन कौन सी बढ़ा दी गई भाई? टेम्परेचर ले लिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ले लिया गया, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्टली ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा इनके लिए हमने जैसे फंडामेंटल यूनिट्स यूज किए। लेंथ के लिए मीटर यूज किया, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड यूज किया, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज किया, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए एम्पियर लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला लिया। अब इनमें जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनमें 3 की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बेटा अच्छे कंपटीशन के अंदर भी सवाल फ्रेम हुए हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये एमएनआर क्वेश्चन, एमएनआर यानी मोतीलाल नेहरू टेक्निकल कॉलेज इलाहाबाद के अंदर, एनआईटी है वो, ठीक है। तो उसका पहले अलग क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, उसके अलावा भी दूसरी जगह भी आए हैं, तो ये क्वेश्चन फ्रेम है वहां पर दोनों क्वेश्चन। तो मैंने एक तो मीटर लिया है फंडामेंटल यूनिट, एक सेकंड लिया है, और एक मोल ले लेंगे। मोल इसलिए लिया है कि उसका कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये लेंगे, उसके बाद फिर लेंथ, मास, टाइम, इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स ले लेंगे। जैसे लेंथ के अंदर हम ले लेंगे कि भाई लाइट ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि भाई जो लाइट ईयर है उस पर रेगुलर कुछ ना कुछ बात जरूर है। कभी बैंक द फॉलोइंग में सवाल है लाइट ईयर का, कभी रीजन असर्शन के अंदर है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले मीटर ले लेते हैं। तो मीटर, द लेंथ ऑफ 1650763.3 wavelength of orange light emitted by krypton 86 atom in its spectrum। इस बात का मतलब क्या है? सबसे पहले वेवलेंथ पकड़िए, वेवलेंथ होती क्या है, ठीक है। जैसे जो वेव है ना, वेव बेटा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेव का रिप्रेजेंटेशन ये कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं और बना दूं कंप्लीट ऐसे, तो वेव मेरे पास ये हो गया, वेव का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये बेटा आप जानते हैं, जो हाईएस्ट, जो अपर मोस्ट पॉइंट होते हैं वेव में, क्रेस्ट कहलाते हैं। ये क्रेस्ट होते हैं, ये भी क्रेस्ट हो गया, जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट, और ये ट्रफ कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? ट्रफ। ये क्या हो गया? ट्रफ। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यहां से यहां तक वेवलेंथ, और इसे लैम्डा से शो करते हैं। मैंने कौन सा सिंबल बनाया? लैम्डा। ये लैम्डा कहलाता है। क्या है ये? लैम्डा। ये लैम्डा है बेटा, ठीक है। ये किसको बता रहा है? वेवलेंथ को बता रहा है, यानी लेंथ ऑफ वन वेव। जैसे लेंथ ऑफ वन वेव, एक तरीके से ये इसकी लेंथ को बता रहा है, लेंथ ऑफ वन वेव। या मैं इसको ऐसे कह दूं कि 2 जो हाईएस्ट पॉइंट है कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या 2 लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ट्रफ, 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच की दूरी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो मैंने क्या किया कि क्रिप्टन 86, बेटा क्रिप्टन 86 नॉन रिएक्टिव, इन रिएक्टिव गैस है, इन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। ये दूसरी गैसेस से या दूसरे एलिमेंट से ना के बराबर रिएक्शन करती है। बहुत कम इसके कंपाउंड देखने को मिलते हैं, बहुत कम इसके कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि उसके क्रिप्टन 86 के कुछ एटम्स ले लिए, उसके कुछ एटम्स ले लिए, ठीक है। तो वहां मैंने ये पाया, उसमें से उन एटम्स को जब एक्साइट करते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। कौन सी? जो ऑरेंज लाइट इमिट कर रहे हैं
ठीक है, उस ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ में अगर मैं इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं 1650763.3, तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तभी तो आपने लिखा है लेंथ ऑफ 1650763.3, वेव लेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट इमिटेड बाय क्रिप्टन 86 एटम इन इट्स स्पेक्ट्रम। उससे अपने स्पेक्ट्रम में जो वो लाइट दे रहा है, उसके अंदर स्पेक्ट्रम क्या हो गया, जो क्रिप्टन 86 के एटम लाइट दे रहे हैं अपने ट्रांजिशन में हीटअप करने पर, तो उसमें से जो ऑरेंज लाइट है उसके वेवलेंथ में इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 1 मीटर। तो बेटा इस नंबर को याद कर लो, इसी पे सवाल फ्रेम है। देखो जैसे क्वेश्चन आया, मैंने कहा ये एमएनआर में रिपीटेड क्वेश्चन है, टेक्निकल कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। हाउ मेनी वेवलेंथ्स ऑफ क्रिप्टन 86 आर देयर इन 1 मीटर? 1 मीटर में क्रिप्टन 86 के कितने वेवलेंथ होंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, भाई डायरेक्टली 1650। अब देखो यहां पे 1670, या तो 1650 है, ये तो कट गया, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 156 इसको देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये 15 है। अब देखो 1650 ये मैच कर रहा है 763.3, ये मैच कर गया, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसको, ये डेफिनेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने डेफिनेशन यहां इंडिकेट कर दी। नाउ सेकंड, अब देखो जैसे बच्चों हम सेकंड हम लोग बात करने बैठ जाएं तो घंटे, दिन, महीने, साल पता ही नहीं चलते, एकदम टाइम बड़ी जल्दी भागता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो समझ लो 1 सेकंड भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसमें भी कई सारे ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं वो, कई रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन है, कई रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन है। उसी के रेस्पेक्ट में एक बेटा एटॉमिक क्लॉक होती है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लॉक यूज करते हैं, वॉल क्लॉक यूज कर रहे हैं, ऐसे ही साइंटिस्ट यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक। वहां पे एटम के वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस के जरिए वो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, अपना टाइम आगे चलाते हैं। जो एटॉमिक क्लॉक है, समझ लो इतनी एक्यूरेट है, इतनी एक्यूरेट है कि 14 लाख ईयर के अंदर 1 सेकंड की इनएक्यूरेसी आएगी इसमें। सीजियम 133 की, सीजियम एक एलिमेंट है, सीजियम 133 पढ़ते बेटा, ऐसा सीजियम है 133, उसकी मैं एटॉमिक क्लॉक लूं, अगर मैं बात करूं उसकी एक्यूरेसी की, तो 14 लाख साल चलती रहे लगातार, तो उसमें मालूम है 1 सेकंड की मिस्टेक आ जाएगी, 1 सेकंड की एरर आ जाएगी कि वो गलत टाइम रिपोर्ट करेगी, कितनी एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो बेटा इसमें जो एटम है सीजियम 133 का एटॉमिक क्लॉक में, ठीक है, 1 सेकंड में इतने टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, 9192631770, 10 डिजिट का बिल्कुल फोन नंबर की तरह है, ठीक है। तो बेटा यहां पे इतने टाइम्स वाइब्रेट करता है, इतनी जल्दी जल्दी फास्ट वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी पे सवाल फ्रेम कर दिया गया है। सवाल देखो किस ढंग से, कितने अच्छे ढंग से, ये भी बेटा एमएनआर का क्वेश्चन है, और भी कई, एमएनआर तो बड़ा स्टैंडर्ड रहा है अपने टाइम में, ठीक है। सीपीएमटी वगैरह में सब में लगातार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल एज सच क्वेश्चंस रहे हैं। तो 1 सेकंड इज डिफाइंड एज, यहां पूछ रहा है भाई 1 सेकंड इज डिफाइंड एज, एक आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब देखो 919921 कह दिया इसने, यहां पर है क्या 9192, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं पूरा पढ़ता है इसको, पीरियड्स ऑफ सीजियम क्लॉक ऐसे करके बात करेगा, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है। यानी जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन एक वाइब्रेशन का वो पीरियड कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो इतने वाइब्रेशन का टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब इस दूसरे को देखते हैं, 9192 4 मिल गए, 631 ये मिल गए, और 770 ये मिल गए। बाकी देखो ये 989 ये भी गड़बड़ है, और नन ये मतलब ही नहीं बना, तो सेकंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बेटा ऐसे इसके अंदर सवाल रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नहीं इसको हल्का करना, अरे वो लगा दो, अरे हटो, ट्यूबलाइट लगा दो थोड़ा।
वो अभी अच्छा जी बच्चों मीटर सेकंड और मोल के साथ केल्विन और ले लेते हैं, ठीक है। इस पे भी सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो केल्विन जैसे जो टेम्परेचर है उसका एसआई यूनिट, ठीक है, क्या है केल्विन। तो 1/273.16 टाइम ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसको समझ लो पहले। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये होता है 273.16 केल्विन। अब ये कह रहा है 1/273.16 टाइम्स ऑफ दिस टेम्परेचर। बेटा अगर मैं इसमें 273.16 में इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 1/273.16 इंटू 273.16 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या होगा, 1 केल्विन होगा। तो ट्रिपल पॉइंट समझ लीजिए, जो ट्रिपल पॉइंट है बेटा, जो वाटर है, देखो वाटर जो है अब सॉलिड फॉर्म आइस हो जाता है इसका, ठीक है, उसे वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर वेपर्स। तो ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच इट्स थ्री स्टेट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। थ्री स्टेट कौन कौन सी, सॉलिड यानी आइस, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस, ठीक है, वाटर लिक्विड तो है ही, तो सॉलिड लिक्विड एंड वाटर वेपर्स यानी आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स को एग्जिस्ट एट ट्रिपल पॉइंट। एक साथ बेटा को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, जिस पॉइंट पर करते हैं इट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 273.16 केल्विन। अगर मैं इसमें 1/273.16 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज इक्वल टू 1 केल्विन, ठीक है। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जा सकता है। बेटा अगर मैं इसे डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट करूं, डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट करूं तो इट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे यहां पर मान लो अगर हमें टेम्परेचर जो है इन डिग्री सेल्सियस, इसमें अगर मैं ध्यान रखना 273.15 ऐड कर दूं तो दिस टेम्परेचर कम्स इन केल्विन। हमेशा जो टेम्परेचर इन केल्विन होता है उस पर डिग्री यूज नहीं करते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिग्री यूज करते हैं, ये डॉट सा यूज करते हैं, गोल सा, ठीक है, और टेम्परेचर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो बेटा अगर मुझे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जब इधर ट्रांसफर करेंगे यहां पर अब देखो मैं इसे इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो टेम्परेचर इन, यहां लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। अब देखो कौन सा टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट का, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज केल्विन में इतना है, तो ये वैल्यू यहां रख दो, 273.16 माइनस 273.15। जब इसे आप माइनस करेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इस तरीके से मैंने, या तो मैं लिख दूं 273.16 केल्विन, याद रखना इसको, है ना, इसी पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है, ठीक है। अच्छा मैं यही सवाल करूं
कि वाटर की दो फॉर्म सॉलिड और लिक्विड किस टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करती हैं, एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, यानी आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर दे को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को ना। अब ये मैं हटा लेता हूं यहां से। तो बेटा इस तरीके से मैं टेम्परेचर इन केल्विन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब बात करते हैं मोल, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स लाइक एटम्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। बच्चों इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझिए, अगर मैं कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 ये एलिमेंट है कार्बन 12, इसके 12 ग्राम ले लूं तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स, जानते हैं कार्बन जो है कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 यहां पर 12 क्या है, इसके मास नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पे 12 ग्राम ऑफ C12, कार्बन 12 के 12 ग्राम ले लें, ठीक है, तो 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेन्स कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स होंगे बच्चों। अगर मैं C12 के 12 ग्राम ले लेता हूं, 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेन्स 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms, and this number 6.022 10 raised to the power 23 6.022 into 10 raised to the power 23, ये जो नंबर है बेटा इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एंड रिटन एज Na। एन नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो। क्या लिखेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो यानी अब इस चीज का मतलब यह है कि कोई सब्सटेंस है, मोल मुझे बताना है किसी सब्सटेंस का, मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब मुझे मान लो ये सब्सटेंस है बच्चों, है इसके अंदर कई सारे एटम्स हैं यहां पर। अब मुझे ये तो मालूम है 12 ग्राम C12 कंटेन्स इतने एटम्स। अब इस सब्सटेंस के आप इतने एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स इस सब्सटेंस के ले लीजिए। इस सब्सटेंस के जिसका मोल आपको बताना है उसके कितने एटम्स ले लीजिए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो उनका जो मास होगा इट इज 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस मींस इस सब्सटेंस के कितने एटम पकड़ लो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो उसका जो मास होगा इट इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं यहां पर कि भाई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाएगा इसके अंदर। अब जैसे CO2 है, अब मेरे से कह रहा है कि भाई CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास निकालो। क्या निकालो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। गौर करेंगे बेटा ये केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल हमारा भी भाई कुछ पोर्शन तो हमारा SI यूनिट वगैरह सेम हो जाते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। तो मोल कंसेप्ट आप पूरा सवाल मिल रहा है रेगुलर उसमें NDA में। तो बेटा जैसे मेरे से कहा जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि फाइंड द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल का मास निकालिए। तो सबसे पहले बेटा जो कार्बन है, पहले मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूं। आंसर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिए तो C कार्बन है, O ऑक्सीजन है, ठीक है। अब एक कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, पूरा एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब है बेटा 2 या 2 से ज्यादा एटम। कई बार ऐसा भी होता है जो यानी मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, ठीक है, वहां पर एक एटम एक मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल एक एटम से बना होता है, ठीक है। जैसे हीलियम,
हीलियम का एक एटम ही यानी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो वो चीज अलग है। यहां पे अब ये मॉलिक्यूल है बेटा, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम हो, वो मॉलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये है, विच कंटेन्स 1 एटम ऑफ C एंड 2 एटम ऑफ O2। बेटा कार्बन का मास जो है वो 12 ग्राम है, यहां लिख ही रहे हैं C12। ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, ठीक है। तो CO2 का जो टोटल मास हो गया, यानी इस मॉलिक्यूल का मास, मैंने कहा कार्बन एक है, कार्बन इज 1 एटम। यहां पे कार्बन कितने एटम है? 1 एटम ऑफ कार्बन, और 1 एटम का मास कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक एटम का मास 16 है, तो 2 का कितना हो गया? 2 इंटू 16। तो बेटा ये 12 प्लस 32 44 ग्राम। अब मैंने कहा भाई 44 ग्राम 1 मोल ऑफ CO2 की बात कर लें। 1 मोल यानी इस सब्सटेंस, मान लो ये सब्सटेंस है CO2, तो जो CO2 है बेटा, तो इसके एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर जो मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कंटेन्स, यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। बेटा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 44 ग्राम में, ठीक है। तो बेटा आपका एक मॉलिक्यूल का मास, यानी इतने मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल बेटा इतने मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम है, तो एक का मास हो गया, डिवाइड कर दो इसका, 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23, तो इतने ग्राम आ जाएगा बेटा। तो ये कंसेप्ट होती है मोल की, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मैंने कहा, एक जैसे मैं आपको दे रहा हूं, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर तो जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला H2O। मैंने कहा भाई वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी फाइंड क्या करना है? फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये दिख रहा है, लेजिबल है, देखता हूं, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या निकालना है यहां पर? यहां इसको हटा देता हूं। बेटा मुझे निकालना है कि मास, फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहां पे H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास भाई ऑक्सीजन का तो मुझे पता ही है, 16 अभी यूज किया है मैंने यहां पे। O2 का 32 हो गया। एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16, 2 का 2 इंटू 16 किया था मैंने। बेटा हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है यहां पर हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 1 एटम का मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो इट इज 18 ग्राम। तो अब फिर से लगाइए, मोल कंसेप्ट यूज करिए या एवोगैड्रोस कंसेप्ट यूज कीजिए। 12 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, भाई 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। भाई यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं कि भाई इतने मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है, तो मास ऑफ 6.022 and into 10 raised to the power 23, मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स कितना है? 18 ग्राम। तो बच्चों एक मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल विल बी 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23। ऐसे करके निकालते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा इस कंसेप्ट को, ठीक है। नाउ
अब कुछ खास यूनिट की बात करते हैं ऑफ लेंथ। Some important units of length. Some important units of length. Some important units of length. जैसे बेटा यहां पर ले लिया हमने सबसे पहले फर्मी। फर्मी, ठीक है, एफएम लिख देते हैं इसको, फर्मी, साइंटिस्ट नेम है फर्मी, ठीक है। वन फर्मी जो होता है बेटा, वन फर्मी एफएम, इट इज 10 raised to the power -15 मीटर। बहुत छोटा हो गया भाई, वन फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to the power -15 मीटर। ये असल में बच्चों जो न्यूक्लियस का साइज होता है, उसका रेडियस, डायामीटर फर्मी में एक्सप्रेस किया जाता है। तो सवाल ये बना के पूछ सकता है, ये सवाल बहुत अच्छा बन जाएगा कि भाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि उसका रेडियस, या ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर में जब एक्सप्रेस करते हैं तो ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन फर्मी या 10 raised to the power -15 मीटर। तो जो न्यूक्लियस के साइज है फर्मी में एक्सप्रेस होते हैं। तो साइज, साइज का मतलब रेडियस, डायामीटर, भाई डायामीटर जैसे रेडियस का मतलब हो गया है, ये कोई सर्कल है या स्फीयर है बेटा, ये इसका सेंटर, यहां से इसको मिला दूं, ये रेडियस है, इसको भी आगे बढ़ा दूं यहां से, ये भी रेडियस, ये पूरा बेटा यहां पर इट इज डायामीटर। ये क्या कहलाता है, डायामीटर। डायामीटर इज 2 times ऑफ रेडियस। रेडियस का ये डबल होता है, ठीक है। तो बेटा जो साइज है, रेडियस या डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, इज एक्सप्रेस्ड इन फर्मी, इज एक्सप्रेस्ड इन फर्मी। फर्मी में एक्सप्रेस करेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे दूसरा यूनिट ले लेते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। इसको लिखते कैसे हैं, ए, अब देखो खाली ए लिख देते तो एम्पियर हो जाता, ठीक है। तो यहां ऐसे डिग्री की तरह इसको चिपका देते, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल हो गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखिए, 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 10 raised to the power -10 मीटर। बहुत छोटा है ये भी, ठीक है, लेकिन फर्मी से तो बड़ा है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 raised to the power -10 मीटर। इसको बेटा मैं सेंटीमीटर में भी लिख सकता हूं, मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूं, तो 10 raised to the power -10 इंटू, मैंने मीटर की जगह क्या किया, 100 यानी 10 raised to the power 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मिला के ये प्लस पावर +2 और -10 -8 हो गया, तो 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा मिलीमीटर में लिख दो इसे, 1 सेंटीमीटर को यानी 10 मिलीमीटर हो गया, 10 raised to the power -8 इंटू 10 मिलीमीटर। तो बेटा ये 1 पावर हो गई, 1 अंडरस्टूड होती है, लिखते नहीं है, 1 और -8 इट इज 10 raised to the power -7 मिलीमीटर। तो जो जैसे हम वेवलेंथ का जिक्र कर रहे थे ना, ठीक है, जब मीटर को एक्सप्लेन किया, वेवलेंथ की बात की हमने, जो वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस की जाती है। खास तौर से बेटा जो विजिबल लाइट है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, ठीक है, उस विजिबल लाइट के जो वेवलेंथ होते हैं एंगस्ट्रॉम में जनरली एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो एंगस्ट्रॉम कहां यूज होगा, यानी कहां यूज होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए यूज होगा, ठीक है। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा,
एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, नंबर 3 नैनोमीटर। नैनोमीटर, ठीक है, इसको हम नैनोमीटर को एन एम ये लिख देते हैं। तो 1 नैनोमीटर समझ लीजिए, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर। अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 10⁻², जुड़ जाएगा यहां पे, इट इज 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। या मिलीमीटर में 10⁻1 प्लस कर दूं, जैसे पीछे के अभी देखा हमने, -6 मिलीमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू दिस मच। अब मैं ये कहूं, सोचिए एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर, सोच के बताइए। 1 एंगस्ट्रॉम में यानी हाउ मेनी, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ नैनोमीटर इन 1 एंगस्ट्रॉम। बेटा एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर हैं, ठीक है, आसानी से लिख देंगे आप इसे। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, 10⁻⁻10 मीटर। बेटा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना, इनको डिवाइड कर दो आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, यानी नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय नंबर 2। तो डिवीजन का तरीका ये होता है भाई, इस इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, ये सीधे हाथ की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ। तो जब मैं 1 में 2 का डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड का डिवाइड होगा और इज इक्वल टू करके राइट साइड का डिवाइड होगा। पहले 1 इक्वेशन है तो 1 इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, राइट साइड इज इक्वल टू के बाद राइट साइड आएगी ना इधर, बेटा ये 10⁻⁻10 मीटर अपॉन 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो बस बेटा अब यहां पे अब ये देखिए मीटर यहां से चला गया, ठीक है। अब यहां से नैनोमीटर को उधर ले जाइए, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, नैनोमीटर उधर जाएगा, ये बेटा ऊपर लेकर आइए, 10⁻⁻10 प्लस 9 इंटू नैनोमीटर, इट इज 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो नंबर ऑफ नैनोमीटर कितना हो गया, 0.1। अगर मैं इस बात को उल्टा करूं, यानी यही तो आया मेरे पास, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। अगर मुझे लिखना होता बच्चों, एक नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ एंगस्ट्रॉम इन 1 नैनोमीटर, क्या लिखना होता, नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ एंगस्ट्रॉम इन 1 नैनोमीटर। तो बेटा उल्टा लिख दीजिए, इस बात को उल्टा लिख दीजिए कि भाई 1 नैनोमीटर 0.1 को नीचे डिवाइड करिए, 1 एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को यहां छोड़िए, 0.1 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, 0.1 को नीचे लाके डिवाइड करिए, 0.1 डेसिमल हटा, ऊपर एक 0 बढ़ा, 10 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। आ रहा है। तो बेटा इस तरीके से हम यहां पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम ये कर लेते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं बेटा, बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए ना। अब माइक्रोमीटर, नंबर 4 यानी माइक्रो मीटर, इसे बेटा ऐसे म्यू माइक्रोमीटर, ऐसे, ये स्टैंड फॉर माइक्रो, ये किसके लिए माइक्रो को बता रहा है, और म्यू ये क्या है, म्यू माइक्रोमीटर, ये म्यू बोलते हैं बेटा इसको, म्यू माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ये हो गया। तो बेटा माइक्रोमीटर समझ लीजिए, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनका जो साइज का ऑर्डर है वो माइक्रोमीटर होता है।
यानी ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जानते हैं आप, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनके बेटा साइज का ऑर्डर भी डब्ल्यूबीसी, इनका जो साइज है उसका ऑर्डर जनरली माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर हैं, या एक उल्टा लिखे ऐसे करके ये बोले कि फाइंड द नंबर या नंबर्स ऑफ एंगस्ट्रॉम इन 1 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में नंबर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स फाइंड आउट करने हैं। आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई 1 माइक्रोमीटर भी ऊपर लिखा है 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, ये हो गया। और हमें पता ही है 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों का। 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, अब बच्चों यहां पे 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻10 मीटर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए। 10 की पावर नीचे बेटा माइनस में होता है, ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगी। 10⁻⁻10 जब ऊपर लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 10⁻⁻6 ऑलरेडी ऊपर है, इनटू 10⁻+10। अब देखो 10 प्लस के, अब जब बेस सेम होते हैं, ये बेस है, ये पावर से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 10 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, दोनों बेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर्स आर इन एडिशन, -6 + 10 तो 4, 10⁻⁴ ये हो गया बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एंगस्ट्रॉम इधर आ गया, तो 1 माइक्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो आज बेटा इतने ही रखते हैं, फिर लेंथ के कुछ बड़े बड़े डिस्टेंसेस और ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर साथ में मास और टाइम के भी यूनिट्स रख लिए जाएंगे, ठीक है।